अभी तो खेल शुरू हुआ है, आगे की वार और आगे की धार देखते रहिए। सपा को सत्ता मिलना इतना संभव नहीं है, वो कितनी भी पार्टियों को साथ में ले ली। नहीं, ये लोग नाखादा लोग हैं, बेईमान लोग हैं। ये तो जिस पार्टी में जाएंगे उसी में गंद फैलाएंगे। मेरे इस्तीफे का असर 2022 विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद आपको देखने को मिलेगा। अगर हम लोग भारतीय जनता पार्टी में न जाते तो भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में कभी सरकार बन ही ना पाती। न्याय नहीं होगा तो हम लोग निश्चित है कि न्याय दिलाने के लिए हम लोग टिकट के लिए नहीं, न्याय दिलाने के लिए। ओबीसी, दलित, ऐसे वंचित बेरोजगार नौजवान को न्याय नहीं मिल पाया, इससे आहत होकर के मैंने सरकार से इस्तीफा दिया है। जिनके व्यक्तिगत स्वार्थ पूरे नहीं होते, कई बार चुनाव के वक्त अपनी निष्ठा खो देते हैं। मेला होबे, अखिलेश यादव ने कहा है मेला होबे, खेला होबे, अब नया नाम दिया अखिलेश यादव ने, मेला होबे। तो क्या यूपी में दल बदल वायरस की तेज लहर आ चुकी है क्या, और अगले हफ्ते तक इसका पीक आ सकता है, दल बदल वायरस? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। डंके की चोट पर आज ये सवाल इसलिए क्योंकि यूपी में चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ ही दल बदल की होड़ शुरू हो चुकी है। जिन नेताओं ने 5 साल तक सत्ता की मलाई खाई, पार्टी में मौज ली, अब नई पार्टी खोज ली है। कल योगी सरकार में मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया था। आज योगी सरकार का एक और विकेट गिर गया है। जी हां, बीजेपी सरकार में वन एवं पर्यावरण मंत्री दारा सिंह चौहान ने भी इस्तीफा दे दिया है। मेरे हाथ में 2 इस्तीफे हैं, एक इस्तीफा स्वामी प्रसाद मौर्य का और एक इस्तीफा दारा सिंह चौहान का। यह बड़ा झटका योगी सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को। वजह कुछ भी हो, लेकिन 2 दिन में 2 इस्तीफे, एक इस्तीफा दारा सिंह चौहान का आज का और एक इस्तीफा स्वामी प्रसाद मौर्य का। ये 2 इस्तीफे, 2 झटके 2 दिन में। और मंत्री, विधायक तो अलग हैं, विधायक तो हैं रोशनलाल वर्मा, भगवती प्रसाद, ब्रिजेश प्रजापति, विनय शाक्या, वो भी लापता विधायक, वो भी कह रहे हैं कि मेरा इंटरेस्ट नहीं है अब बीजेपी में। तो लिस्ट लंबी है, विधायक छोड़ रहे हैं, मंत्री छोड़ रहे हैं, 2 मंत्रियों ने छोड़ दिया। हालांकि आपको बता दें, स्वामी प्रसाद मौर्य हो या दारा सिंह चौहान, स्वामी प्रसाद मौर्य की तरह दारा सिंह चौहान ने भी अनदेखी का आरोप लगाया, चिट्ठी लिखी। लेकिन जानते हैं दिलचस्प क्या है, चौंकाने वाली बात यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान ने जो इस्तीफे की चिट्ठियां भेजी हैं, उनमें एक जैसी लाइन, एक जैसी बातें लिखी हैं। चिट्ठी को बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें लिखा गया है कि पिछड़ों, वंचितों, दलितों, किसानों, नौजवानों की घोर उपेक्षात्मक रवैये की वजह से मैं इस्तीफा दे रहा हूं। ये दारा सिंह चौहान। और मेरे हाथ में जो स्वामी प्रसाद मौर्य की चिट्ठी है, उसमें भी हूबहू यही लिखा गया है, दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों की घोर उपेक्षात्मक रवैये के कारण। ये 2 चिट्ठियां मेरे हाथ में, ये फोटोकॉपी एक दूसरे की। ये पूरा, ये जो 2 चिट्ठियां हैं, ये हैं 2 अलग अलग मंत्रियों की, लेकिन लग रहा है पता नहीं कौन सी पार्टी के दफ्तर में जाकर छपी हैं दोनों इस्तीफे। हूबहू सेम लैंग्वेज है। फिर से पढ़ूंगा बहुत ध्यान से। दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों की घोर उपेक्षात्मक रवैये की वजह से। ये स्वामी प्रसाद मौर्य की चिट्ठी, मैं इसको नीचे रखूंगा। अब पढ़ूंगा दारा सिंह चौहान, इसमें भी सेम शब्द भी नहीं बदले। पिछड़ों, वंचितों, दलितों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों की घोर उपेक्षात्मक रवैये। अच्छा, इसमें भी घोर लिखा है, घोर उपेक्षात्मक रवैये, घोर उपेक्षात्मक रवैये। पूरी फोटोकॉपी है। जो इस्तीफे की चिट्ठी है, देखिए कोई नहीं बताएगा आपको, जो इस्तीफे की चिट्ठी है दोनों, अब ये संयोग है, इत्तेफाक है, इतना दुर्लभ संयोग कि 2 मंत्री योगी सरकार के इस्तीफा दे रहे हैं और दोनों की चिट्ठी की भाषा हूबहू एक जैसी है, हूबहू, शब्दों का भी फर्क नहीं है। दलितों दलितों, पिछड़ों पिछड़ों, किसानों किसानों, और घोर उपेक्षात्मक रवैये, घोर उपेक्षात्मक रवैये की वजह से उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे रहा हूं, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल से इस्तीफा देता हूं, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल से इस्तीफा देता हूं। सिर्फ नाम ऊपर अलग है, ये चिट्ठी कहां छपी है कहां नहीं छपी, ये जांच का विषय है। बहरहाल, लेकिन झटका तो है वही योगी सरकार के लिए। शहजाद पूनावाला मेरे साथ हैं, आलोक शर्मा कांग्रेस पार्टी से हैं, क्योंकि इमरान मसूद भी अभी छोड़कर गए। आलोक भाई आपका स्वागत, शहजाद पूनावाला आपका स्वागत, समाजवादी पार्टी से लारी साहब हैं, तारिक अहमद लहरी साहब, लारी साहब आपका स्वागत, और शिवम त्यागी है। शहजाद क्या हो रहा है भाई, मतलब मैं तो लिस्ट लेकर बैठा हूं, दारा सिंह चौहान, स्वामी प्रसाद मौर्य,
रोशनलाल वर्मा, भगवती प्रसाद, ब्रिजेश प्रजापति, विनय शाक्या। जी अमन जी, आने वालों को राम राम, जाने वालों को दुआ सलाम। जो बैठना चाहते हैं पंचर हुई साइकिल पर और करना चाहते हैं सवारी, उनका हो सकता है बुरा अंजाम। और मैं कहूँगा इस बार देखिए, ना हाथ है, ना हाथी, ना टोटी, ना साथी। इस बार केवल यूपी में चलेगा केसरिया, क्योंकि 80-20 की जब लड़ाई होती है तो ये लड़ाई विकास विरासत की होती है और किए गए कामों की होती है, किसी व्यक्ति की नहीं होती है। और आपने कहा आपके पास लिस्ट है, तो मैं आपको एक लिस्ट पढ़कर सुनाता हूँ। हरिओम यादव समधी मुलायम सिंह यादव के आज ज्वाइन कर दी बीजेपी। नरेश सैनी विधायक कांग्रेस के ज्वाइन कर दी बीजेपी। धनपाल यादव एक्स एमएलए ज्वाइन कर दी बीजेपी। अदिति सिंह ज्वाइन कर दी बीजेपी। ललित पाल ज्वाइन कर दी बीजेपी कांग्रेस से। गोपाल अग्रवाल सपा से ज्वाइन कर दी। शत्रुपा प्रकाश ज्वाइन कर दी बीजेपी सपा से। एसपी एमएलसी रविशंकर सिंह ज्वाइन कर दी। सीपी चांद ज्वाइन कर दी। अक्षय प्रताप सिंह ज्वाइन कर दी। रामा निरंजन ज्वाइन कर दी। नरेंद्र भाटी ज्वाइन कर दी। राजेश कुमार कनौजिया ज्वाइन कर दी। एसपी के पूर्व एमएलए विजय मिश्रा ज्वाइन कर दी। सुभाष पासी सिटिंग एमएलए ज्वाइन कर दी बीजेपी। सपा के फॉर्मर मंत्री जयनारायण तिवारी ज्वाइन कर दी। एक सेकंड वंदना सिंह ज्वाइन कर दी बसपा से सिटिंग एमएलए। तो मैं ये कह रहा हूं, तो फिर विचारों की लड़ाई का ढकोसला क्यों देते हैं फिर आप लोग? एक मिनट ना, फिर एक मिनट, ये विचारों की लड़ाई, विचारधारा की लड़ाई, ये फिर ढकोसला क्यों देते हैं आप लोग शहजाद? बड़ी बड़ी बातें करेंगे, विचारों की लड़ाई, विचारधारा की लड़ाई, क्या फर्क है? आप लेके बैठे हैं लिस्ट, आप बता रहे हैं कि उनमें और हम में कोई फर्क नहीं है। ये आप बता रहे हैं कि उनमें और भारतीय जनता पार्टी में कोई फर्क नहीं। नहीं, ये मैं नहीं बता रहा, यही बता रहे हैं आप। लिस्ट लेकर बैठे थे अभी आप। मैं ये कह रहा हूं अमन जी, मैं आपको बता रहा हूं अमन जी, मैं ये कह रहा हूं कि कुछ लोगों का आकलन और विश्लेषण ये है दूसरे चैनलों पर, आपका नहीं, कि क्योंकि भरमार है सपा में जाने की तो इसीलिए सपा की सरकार बन रही है, मौसम वैज्ञानिक सब लोग बन रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं कि मेरी पार्टी में भी 18 से 19 लोग पिछले 2-2.5 महीने में आए हैं। तो उसी पैमाने पर ये एक अंदेशा जाता है कि भाजपा की सरकार बहुत बड़े पैमाने पर बन रही है। मैं दावे के साथ कहता हूं आप इसका जवाब नहीं दे पाएंगे, और कोई कारण नहीं। मैं चुनौती देता हूं, आप इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। अभी आपने बोला ये 80 और 20 की लड़ाई है जी। तो ये जो छोड़ के जा रहे हैं 80 में या 20 में? जब तक आप में थे तो 80 में थे, अब छोड़ गए तो 20 में। तो ये स्वामी प्रसाद मौर्य 80 में है, 20 में, 80 बनाम 20 की लड़ाई, ये किधर है? स्वामी प्रसाद मौर्य 80 में 20 में, दारा सिंह चौहान 80 में 20 में। देखिए बहुत अच्छी बात आपने की, ये इसका जवाब जो है समाजवादी पार्टी को देना चाहिए। क्यों? क्योंकि समाजवादी पार्टी कल तक कह रही थी, नहीं, मैंने कहा था ना आप नहीं दे पाएंगे जवाब। सुन तो लीजिए ना अमन जी, मैंने चुनौती दी थी, आप जवाब नहीं दे पाएंगे। सुन तो लीजिए, मैं और आपने बिल्कुल सक्षम हूँ। आप दीजिए 80 में है 20 में। अमन जी सुनने का अगर आप थोड़ा सा धैर्य, ये जब आप में थे तो 80 में थे, छोड़ गए तो 20 में हो गए। ये आप में थे अब तक तो 80 में थे शहजाद, छोड़ गए तो ये 20 में हो गए। मेरी बात तो पूरी जी 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 शहजाद जी। अब मैं आपको जवाब दे रहा हूं, हाँ मुझे जवाब देने दीजिए। अमन जी, कल तक समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा आरोप था कि हमने रोजगार के लिए कुछ नहीं किया। आज जब वो स्वामी प्रसाद मौर्य पर इतना मेहरबान हो रहे हैं, जो कि श्रम और सेवा योजन के मंत्री थे, तो इसका मतलब कि रोजगार को लेकर ऐतिहासिक काम उन्होंने हमारी सरकार में रहते हुए किया। तो अब समाजवादी पार्टी बताए कि वो 80 में है या उनके 20 में है। ये समाजवादी पार्टी बताए कि जिनको वो ले रही है वो हमारे 80 में है या उनके 20 में है। शहजाद आज आपको मानना चाहिए, मुश्किल सवाल नहीं था जवाब। 80 बनाम 20 आपने बोला ना 80 बनाम 20 की लड़ाई। बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूं। मेरी बात सुनिए, 80 बनाम 20 की लड़ाई, तो ये स्वामी प्रसाद मौर्य 80 में है 20 में है? अगर बता सकते हैं दावे के, बता दीजिए 80 में है 20 में है? जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी से पूछना होगा आपको कि जब वो जिन्ना को, अब जिन्ना के लिए नहीं सुनिए ना, अगर वो मानते हैं कि जिन्ना को महान बताना सही है, अगर वो मानते हैं तालिबान के गुणगान करना सही है, राम सेवकों पर गोली चलाना सही है, तो वो खुद तय कर लेंगे कि 80 में है या वो 20 में है। वो खुद तय करेंगे, उनसे ये सवाल पूछे। मैं तो आपको आमंत्रित करता हूं। ये अच्छी चीज है, जब तक आप में थे तो 80 में थे, उधर चले गए तो अब शायद वो 20 में हो गए। लारी साहब मुस्कुरा रहे हैं। आलोक शर्मा उसके बाद आपके पास आऊंगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, तो समाजवादी पार्टी का मेला होवे, खुश हैं आप, मुस्कुरा रहे हैं। लारी जी, तोड़ फोड़ से जीतेंगे 22? देखिए, ये तोड़फोड़ नहीं कही जाती है जी जी, ये हमेशा से रहा है कि इसको तोड़फोड़ नहीं करते। तोड़फोड़ तब कहते हैं जब सरकार चल रही हो और सरकार को तोड़कर हम सरकार बना लें, उसको तोड़फोड़ कहा जाता है। ये तोड़फोड़ नहीं है, ये रिएक्शन है लोगों का। स्वामी प्रसाद मौर्य जी बहुत अच्छी तरह जान गए थे, दारा सिंह चौहान जी और बाकी विधायक। अभी तो ये ऐसी को रोना रो रहे हैं। मैं आपको आंकड़ा दे रहा हूँ, 125 लोग हम लोग के कांटेक्ट में हैं।
जो सिटिंग एमएलए और बाकायदा सिटिंग इनके मंत्रीगण हैं जो बीजेपी छोड़ना चाहते हैं। और वो कोई ये ज़रूरी नहीं है कि वो समाजवादी से आके चुनाव ही लड़ना चाहते हैं, लेकिन वो बीजेपी छोड़ना चाहते हैं, बीजेपी के साथ नहीं रहना चाहते हैं। पहली बात तो ये है, जो भी आ रहा है उसकी जी 125 विधायक। और ये बात मैं आज से नहीं, पिछले 4 महीने से कह रहा हूँ अमन जी। आप मेरी 4 महीने की इंस्टाग्राम और ट्विटर उठाइए, वहां आपको दिख जाएगा कि मैंने कहा था बहुत जल्द कुछ मंत्रीगण भी होंगे। 125 विधायक और मंत्रीगणों का लिस्ट है जो बाकायदा आने को तैयार बैठे हुए हैं। ये मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ। ये आज आप लोग को लग रहा, मैं इसलिए हंस रहा था। दूसरा 80% 20% क्या होता है भाई, ये तो मैं जानता नहीं हूँ। ये इनका इजाद किया हुआ है, ये किस एंगल से इजाद किया है ये भी मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि कोई भी किसी की भी सोच के बारे में मैं क्या कहूँ। 80 और 20, 80 कौन सी सोच है, 20 कौन सी सोच है, मैं नहीं जानता हूँ। दूसरा जो आ रहे हैं मोस्ट वेलकम, जो जा रहे हैं मोस्ट गुड बाय, टाटा बाय बाय, सी यू, अल्लाह आपका खैर रखे। हम तो सबके लिए दुआ करते हैं, उसमें कोई जिसका जहां रहने की कोई किसी ने गुलामी नहीं लिखा रखी है। लेकिन शायद शहजाद पूनावाला ये कहना चाहते थे कि मौर्य जी और चौहान साहब और जितने भी इनके विधायक और सांसद हैं ये सब इनके गुलाम हैं, जरखरीद गुलाम है, तभी वो कहीं नहीं जा सकते हैं। वो इस तरह की बातचीत उनकी झलक रही थी, क्योंकि वो आदत है इन लोगों की गुलाम रखने की, गुलाम। आपने कहा कि इन्होंने श्रम मंत्रालय ने बहुत अच्छा काम किया है तभी मौर्य जी को लिया है। मौर्य जी ने क्या कहा, मुझे काम ही नहीं करने दिया गया, मुझे काम ही नहीं करने दिया गया। मेरे समाज को, मेरे वर्ग को, मेरे ओबीसी भाइयों को दबाया गया, कुचला गया, प्रताड़ित किया गया, इसलिए मैं आया हूं। और आपने एक बात कही कि कौन सा पार्टी कार्यालय में दोनों लोगों का एक ही इस्तीफा है। सच के लिए एक ही लाइन काफी होती है और वो लाइन बार बार रिपीट होती है, वो कहीं लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। ना कोई बैठकर उसको डिक्टेट करता है। 125 की स्क्रिप्ट मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ। आप देखते चलिए ना। इस्तीफे छप चुके हैं सबके पहले ही। ये मुझे नहीं मालूम, मैं तो बाकायदा बीजेपी के कैंप से मैं कह रहा हूँ, मैं समाजवादी के कैंप से नहीं कह रहा हूँ। ये दोनों इस्तीफे एक जैसे हैं ना? बीजेपी के कैंप से कह रहा हूँ। तो ऐसे 125 इस्तीफे मेरे भाई, हो सकता है 125 इस्तीफे एक जैसे, क्योंकि सच बोल रहे हैं। सच क्या, अगर मैं कहूंगा दिन है तो मैं यही लिखूंगा कि दिन है, आप भी लिखेंगे दिन है, सब लोग लिखेंगे दिन है, कि कोई रात तो लिख नहीं देगा भाई। तो वो एक जैसा इसलिए है क्योंकि सच लिख रहे हैं वो। तो सच लिख के उन्होंने सामने दिखाया है, आप उसको चाहे जिस तरह से लीजिए। ठीक है, जनता जान रही है, जनता से वो जानते हैं कि जनता किस तरफ है, इसलिए वो भी उस तरफ जा रहे हैं। ये सच की अनुभूति अच्छी बात है सर। सच की अनुभूति 1800 दिनों बाद हुई है। 1800 दिन सरकार में सत्ता की मिलाई और फिर अचानक से उत्थान के लिए जब जागो तब सवेरा। अच्छा, जब जागो तब सवेरा। ठीक है, आलोक शर्मा जी, आप कहाँ हैं सर इस पूरी लड़ाई में? बस एक इमरान मसूद का जिक्र है, और आप कहाँ हैं सर पूरी लड़ाई में? आलोक जी देखिए, मुझे लगता है कि केवल उत्तर प्रदेश का जिक्र नहीं है अमन जी, जिक्र उत्तराखंड का भी है। उत्तराखंड में भी बीजेपी में भगदड़ मची हुई है। उत्तराखंड के तमाम लोग और हर तरह के लोग हैं, एमएलए से लेकर मंत्री तक, वो सब लोग कांग्रेस में आना चाह रहे हैं। जहां तक बात यहाँ की है, अभी बार बार सुन रहा हूँ मैं, बीजेपी के भी तमाम प्रवक्ता कह रहे हैं, मीडिया के साथी भी कह रहे हैं कि साहब वो मलाई खाई, 5 साल तक मलाई खाई। तो उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं चल रही थी, शायद मलाई उद्योग चल रहा था। दूसरी बात यह है, पार्टी विद डिफरेंस ने 2014 हो, चाहे 19 हो, चाहे 17 हो, 3 चुनाव उठाकर देख लीजिए, हर पार्टी के जो लोग जिताऊ थे, चाहे उनका जो मर्जी इतिहास रहा, उनको सबको भर्ती कर लिया था। हरियाणा के अंदर हालत ये थी कि 9 जो सांसद इनके बने, 9 में से 5 सांसद ऐसे थे जो कांग्रेस से गए हुए थे, 2 सांसद ऐसे थे जो चौटाला जी की पार्टी से आए थे। आज उत्तर प्रदेश में भी वही हाल था, चारों तरफ से इन्होंने सबको ले लिया था, भानुमति का कुनबा जोड़ लिया था। अब वो कुनबा जो है वो टूट रहा है, वो कुनबा बिखर रहा है। जहाँ तक बात इमरान मसूद की है, हमने तो पहले भी जिस समय पर वो आए थे मैंने विरोध किया था पर्सनल लेवल पर, क्योंकि जिस तरह की उनकी टिप्पणियां रही थी वो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से मेल नहीं खाती। बोटी वाली। सपा से आए थे, वो वापस सपा में चले गए। हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल पर्सनल लेवल पर अमन भाई मैंने पूरी तरह से विरोध किया था कि ऐसी मानसिकता के लोगों को नहीं रखना चाहिए। और फिर जब पता चल जाता है कि ऐसे लोग जाने के लिए तत्पर हैं, उनको फिर और दायित्व भी नहीं देना चाहिए। ये भी कहीं ना कहीं सोचने का विषय। लेकिन आलोक भाई एक सवाल आज का विषय ये है कि अगर 5 वर्षों तक उत्तर प्रदेश में, एक सवाल आपसे ले रहा हूं, आप ही बोलिएगा आलोक भाई, यही अगर बीजेपी ऐसा 125 विधायकों को तोड़ती तो आप लोग कहते खरीद फरोख्त है, हॉर्स ट्रेडिंग है,
भानुमति का कुनबा जो अभी आपने शब्द बोला, तो क्या ये आरोप आप समाजवादी पार्टी पर लगाएंगे कि खरीद फरोख्त है, हॉर्स ट्रेडिंग है, ये सारी चीजें हैं? यही टिप्पणी? नहीं, हॉर्स ट्रेडिंग तब होती है, खरीद फरोख्त वहां होती है जहां पर उन विधायकों का उपयोग सरकार को बनाने या सरकार को बिगाड़ने में, सरकार को बचाने में होता हो, फ्लोर ऑफ द हाउस पर उनकी कहीं वोटिंग हो। आज जो है ये तो अब सपा ही बता सकती है कि किस वजह से वो लोग आ रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि पूरे देश में कुशासन है। अगर बीजेपी के मंत्री और विधायक, सिटिंग एमएलए 125 की लिस्ट लेकर अगर बैठे हैं और वो किसी भी दूसरे दल में जाना चाहते हैं, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, कहीं पर भी जाना चाहते हैं, ठीक है, तो ये पूरे जो दावे हैं, बड़े बड़े फुल पेज के जो एडवर्टीजमेंट हैं, उनकी पोल खोलते हैं। और पूरी तरह से देखिएगा आप, जो भगदड़ यहाँ पर है, 1 महीने पहले उत्तराखंड में हम देख रहे थे, हरक सिंह रावत और तमाम 11 लोग जो गए थे, सब आने को तत्पर बैठे हुए हैं कि हम यहाँ पर आना चाहते हैं, और कईयों के साथ मीटिंग्स भी हुई हैं। अगर ये हालत है बीजेपी की, तो बीजेपी का जो मॉडल है वो पूरी तरह से फ्लॉप है, और देश की जनता अब इनको समझ चुकी है, नेता भी समझ चुके हैं कि पूरी तरह से वो लोग हार रहे हैं भाजपा में, इसीलिए वो इधर उधर भाग रहे हैं। लेकिन पहले तो था कि अब देखिए वेस्ट बंगाल में क्या हुआ था, पार्टी विद द डिफरेंस ने जितने दागी थे, चाहे कांग्रेस के थे, चाहे वो ममता जी के थे, सबको ले लिया था और फिर वापस चले गए। सिटिंग सांसद वापस चले गए, बाबुल सुप्रियो जैसा आदमी वापस चला गया। तो जो बीजेपी में जाता है वो थोड़े दिन बाद वहां की वास्तविकता को समझ जाता है। बीजेपी की हालत यह है कि बीजेपी केवल यूज करना जानती है, क्योंकि वहां पर आरएसएस का रूल चलता है, वहां पर कोई नहीं बोल सकता। लेकिन इसमें ये भी कहता है सर कि आपका एनालिसिस ज्यादा होगा चुनावों का, लेकिन भगदड़ जीत की गारंटी या तोड़फोड़ जीत की गारंटी भी नहीं होती। ममता के सारथी शुवेंदु अधिकारी को बीजेपी ने तोड़ा था, फिर भी बीजेपी हार गई। तो स्वामी प्रसाद मौर्य हो सकता है बीजेपी के सारथी हो, लेकिन तोड़ने से वो जीत की गारंटी भी नहीं है। शुवेंदु अधिकारी ममता के सारथी टूटे, फिर भी बीजेपी हारी। शहजाद आप जवाब दे दीजिए। आपकी बात से सहमत। अच्छा, एक बार शहजाद जवाब दे देते हैं, उसके बाद छोटा सा और अमन जी देखिए, अमन जी शहजाद जवाब दे देते हैं। अमन जी चित भी मेरी पट भी मेरी, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं अमन जी, क्योंकि आपने विरोधी भी ज्यादा बिठाया है, समय भी मुझे दुगना मिलना चाहिए, पर बहरहाल वो आपका विषय नहीं, विरोधी ज्यादा नहीं है, शिवम त्यागी है, भी मेरी पट भी मेरी, 2 वर्सेस 2 है पैनल। नहीं कांग्रेस, हाँ ठीक है जी जी ठीक, हाँ ठीक है, माफ करिएगा, मैंने देखा नहीं। देखिए मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर हमारी पार्टी में लोग शामिल हो तो वो तो दागी शामिल हो गए, अगर हमारी पार्टी से छोड़कर जाए तो हमारा गवर्नेंस मॉडल फेल। कांग्रेस पार्टी के 70 लोगों ने 7 साल में पार्टी छोड़कर अलग अलग प्रदेशों से जाने का काम किया है। तो तब बोले, यही जो हमारे बैठे हैं आलोक जी, बोले कि हमारी पार्टी पूर्ण तरीके से, हमारा नेतृत्व फेल है, हम कहीं जा नहीं पा रहे, कुछ कर नहीं पा रहे, इसीलिए 70 नेता गए। वहां पर वो नेताओं को मौका परस्त कहेंगे। जब कांग्रेस पार्टी के नेता कहीं और चले जाए तो वो मौका परस्त, और भाजपा के नेता कहीं और चले जाए और दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ले तो भाजपा खत्म हो चुकी है। ये कैसा एनालिसिस है? दूसरी बात मुझे बताइए ना कि जब हमने भाजपा ने बंगाल में कई नेताओं को लिया, तब क्या बोलते थे आलोक जी? तब कहते थे कि देखिए दागी ले रहे हैं, ये सब जो है टीएमसी का जो कूड़ा कचरा सबको ले रहे हैं। पर आज समाजवादी पार्टी के बारे में इनका विश्लेषण पूर्ण तरीके से अलग है, और इसीलिए मैं कहता हूं कि ये टीवी पर आकर क्यों लड़ाई झगड़ा क्यों ना करे, पर इनका तो पीछे से गठबंधन निकाह हो चुका है। ये कांग्रेस समाजवादी पार्टी का निकाह और विलय बहुत जल्द होने वाला है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी के लोग, समाजवादी पार्टी भी उनके नेताओं को ले रही है। इमरान मसूद की बात कर रहे हैं, इमरान मसूद को वाइस प्रेसिडेंट बनाया था राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने, उत्तर प्रदेश कांग्रेस का। मतलब सोचिए कि आलोक जी इतने वर्षों से सेवा कर रहे हैं, ये कल का आया हुआ नेता वाइस प्रेसिडेंट बन गया, जो सेक्रेटरी था। परंतु आज आलोक जी बता रहे कि कितना दुख दर्द हुआ, उनकी बातों को तो सुना नहीं। प्रियंका वाड्रा ने इमरान मसूद को नहीं निकाला, इमरान मसूद छोड़ कर गए। वो तो चाहते थे इमरान मसूद रहे, बोटी बोटी के साथ रहे, परंतु वो टोटी टोटी के साथ चले गए। तो आलोक जी, मैं आपके दुख दर्द को समझता हूं। लेकिन ये तो मेरे ख्याल से आलोक शर्मा, लेकिन ये दिख रहा है, स्वाभाविक है, वो उनका राजनीतिक आरोप है निकाह का। लेकिन अगर बीजेपी इस तरह की तोड़फोड़ मचाती और समाजवादी पार्टी के 100 विधायक होंगे भी नहीं, पता नहीं, अगर इतने विधायकों को तोड़ती तो आप बहुत मुखर होते ना बीजेपी के खिलाफ, कहते कि देखिए संविधान खतरे में हो। वो गुस्सा आपका समाजवादी पार्टी के खिलाफ नहीं है, आप कोई संविधान खतरे में नहीं आया, बेशक तोड़फोड़ हो रही है, वो आपको दिख रहा है। आलोक शर्मा, उसके बाद शिवम भाई आ रहा हूं आपके पास। देखिए मुझे लगता है कि जिन नेताओं के खिलाफ, जिन मंत्री एमएलए के खिलाफ बीजेपी स्टिंग ऑपरेशन करके दिखाती है और फिर उनको अपनी पार्टी में ज्वाइन करा लेती है, चाहे वो शुवेंदु अधिकारी हो, चाहे वो हेमंत बिस्व शर्मा हो, चाहे तमाम लोग हों, तब पार्टी विद द डिफरेंस के ऊपर बड़ा सवालिया निशान लगता है। आप बताइए, केशव प्रसाद मौर्य कल उन्होंने बीजेपी छोड़ी, आज नोटिस
जाए पूरी तरह से उनको चला गया है, वो वापस उनको केशव जेल नहीं की सर, तैयारी केशव शुरू नहीं, कर स्वामी स्वामी तो स्वामी बीजेपी की जो आर्म केशव नहीं सर, स्वामी प्रसाद मौर्य देखिए। केशव केशव नहीं है, अभी हैं केशव प्रसाद मौर्य हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य। और कोई बात नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो हैं वो जिस तरह से आज उनको एक न्यायालय ने, अदालत ने भी दे दिया, इसका मतलब बीजेपी न्यायालयों को भी मैनेज करती है अपने। जब तक वो बीजेपी में नेता रहेगा उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई रेड नहीं होगी, और जैसे ही वो बीजेपी छोड़ने की बात करेगा तो न्यायालय से भी नोटिस आएंगे। ये पता नहीं संयोग है या प्रयोग है। मैं माफी के साथ ये गलत है। मैं 1 मिनट में बता रहा हूँ, सवाल खड़ा करना सही है न्यायालय क्या? मैनेज कर रही है, आपको पता है ये वारंट 2014 का मामला है। मैनेज करने का मतलब निष्पक्षता पर शहजाद, एक मिनट शहजाद, ये वारंट पर 2016 पे स्टे लिया था। नहीं चल रहा था ये वारंट, पहले का नया वारंट नहीं है सर, आपकी जानकारी के लिए आलोक भाई, शायद आपको ना पता हो, ये वारंट नया नहीं है, ये वारंट उनका बहुत पहले निकला हुआ है, दो पुराना वारंट है। टेनी के खिलाफ तमाम केस पेंडिंग है, लेकिन न्यायालय मैनेज करना ये आरोप शायद थोड़ा ज्यादा था। बीजेपी छोड़ रहा है, जजेस को मैनेज करती है बीजेपी, शायद ये थोड़ा ज्यादा संयोग है, प्रयोग है। मैं तो सवाल है मेरा तो भाई, नहीं आपने बोला न्यायालय मैनेज करती है बीजेपी, सवाल है। अच्छा ठीक है, शिवम हाँ मैं वही कह रहा हूँ, आ रहा हूँ शहजाद, एक बार शिवम का कमेंट लें, ठीक है। लेकिन ये वाला वारंट जो है ना, ये वारंट नया नहीं है, ये पुराना वारंट है, 2016 में स्टे लिया था इन्होंने, तो ये वारंट नया नहीं है। ये जानकारी शायद आपके पास नहीं थी आलोक भाई। शिवम आप बोलिए, शिवम क्या चल रहा है भाई? शिवम ये दो इस्तीफे तो लिस्ट बन गई पूरी। नहीं देखिए, मुझे लगता है अमन जी, अच्छा मेरे साथ स्वामी प्रसाद मौर्य जुड़ गए हैं, एक मिनट रुकिए ना, मेरे साथ स्वामी प्रसाद मौर्य जुड़ गए। स्वामी जी आवाज आ रही है? एक बार इंटरव्यू। अच्छा कोशिश करेंगे उनसे कनेक्ट करने की, हम कोशिश कर रहे हैं। शिवम अगर आप हैं तो आप बोल सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, ठीक है? उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। लारी साहब जी भाई, लारी साहब, जब नरेश अग्रवाल ने पार्टी छोड़ी थी, समाजवादी पार्टी, तो मुझे याद है अखिलेश यादव ने कहा था कि वो बोझ थे। अब जो आप उधार में ले रहे हैं नेता, उनसे बोझ थोड़ा कम होगा? देखिए एक बात समझिएगा, मौर्य जी में और क्या नाम है नरेश अग्रवाल में डिफरेंस है। वो डिफरेंस इसलिए है क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य जी शुरू के बीकेडी के सदस्य रहे हैं, जो हम लोग की मूल पार्टी थी, चौधरी चरण सिंह की, और उसी की पार्टी से सब निकले हुए थे। और ये नरेश अग्रवाल शुरू से जनसंघी थे, जनसंघी विचारधारा के थे, जो इन्होंने छुपा कर रखा हुआ था। बाद में इनके पूरी विचारधारा, जो जनसंघी विचारधारा थी, एंटी माइनॉरिटी विचारधारा थी, ये खुल के सामने आई। तो उन्होंने जब खुल के अपनी विचारधारा सामने रख दी, तो वो आदमी इसको कैसे फिर हम लोग बर्दाश्त करें? लेकिन ये भरोसे लायक हैं, बस दल बदल के सुपरस्टार हुए ना वो, तो फिर आपके साथ फिर बसपा, फिर भाजपा, फिर दो वापस फिर से सपा, अब आपके साथ भी कब तक है? भरोसे लायक हैं? नहीं, देखिए एक बात समझिएगा, जी ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने बीएसपी छोड़ी, बहुत सालों बाद छोड़ी। इनकी विचारधारा बीएसपी से मेल खा सकती है, हम लोगों से मेल खा सकती है, लेकिन बीजेपी से मेल नहीं खा सकती, क्योंकि वहां पे पिछड़ों का, अति पिछड़ों का और माइनॉरिटीज का, और 5 साल मेल खाई है, नहीं 5 साल इत्तेफाक से घसीटते रहे ये किसी तरह से। लेकिन जब इन्होंने अंतिम समय देख लिया कि अब मेल खाना बिल्कुल भी बर्दाश्त के बाहर है, तो इन्होंने इस्तीफा दिया और चले आइए। वो बर्दाश्त के बाहर तब हुआ जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ। इतने नासमझ तो आप भी इतने नादान, इतने भोले के बन रहे हैं सर, आपको भी पता है। 4 साल 7 महीने 1800 दिन। मैं राजनीति में पिछले 3 पुश्तों से हूँ, तो मैं नासमझ तो नहीं हो सकता। वही तो, आप नादान नहीं है, बिल्कुल आपको सब समझ में आ रहा होगा। नहीं नादान तो नहीं है ना, वो नादान तो नहीं है, याद भी जान रहे हैं। खींचते वो मंत्री रहे और चुनाव की तारीखों के ऐलान होते उनका अचानक बर्दाश्त कर रहे थे। अच्छा, वो जैसे आपने अभी टिप्पणी की कि भरोसे के लायक हैं कि नहीं है, इसी टिप्पणी से बचने के लिए वो बर्दाश्त कर रहे थे। अच्छा, जब बर्दाश्त के बाहर हो गया, जब उन्होंने देख लिया कि नहीं ये पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों, माइनॉरिटी के अगेंस्ट पार्टी है और दबाने, कुचलने, और अभी भी मनुस्मृति पे ही चलती है। आखिर केशव क्या नाम है, योगी जी बैठते हैं तो बेहतरीन कुर्सी पे, शर्मा जी बैठते हैं तो बेहतरीन कुर्सी पे, लेकिन जब केशव प्रसाद मौर्य जी के बैठने का नंबर आता है तो इनको स्टूल दे दिया जाता है। उनको बेचारे, उनका नाम ही पड़ गया स्टूल उप मुख्यमंत्री। तो उन्होंने देखा कि जब उप मुख्यमंत्री, जो खुद उनकी बिरादरी के हैं, केशव प्रसाद मौर्य है, बैकवर्ड है, और उनके साथ ये हो रहा है, हम लोग के साथ हो रहा है, करने दिया जाता। मैं क्षेत्र की जनता का काम नहीं कर सकता, पिछड़ों का काम नहीं कर सकता। पिछड़ों को ये लोग बिल्कुल अपना गुलाम समझते हैं, नौकर समझते हैं।
तो मनुस्मृति लागू कर रखी है इन्होंने अपने पार्टी में और सरकार में। तो जब उनसे बर्दाश्त की हद पार हो गई, उन्होंने वो चीज छोड़ दिया, चले आए, उसमें कौन सी बात है। और इनके ऊपर भरोसे की बात, तो इनकी विचारधारा और हमारी विचारधारा एक है, तो वो तो मेल खानी है भाई। इसमें एक बात मैं कहूंगा, शहजाद पूनावाला से पूछना चाहता हूँ, शहजाद भाई केम छो, मजा माँ? शहजाद भाई आप जवाब दे दीजिए। इतना प्रताड़ित, इतना मतलब उनको दबा के रखा हुआ था आपने 5 साल तक। देखिए, ऐसा है कि अगर इनको लगता है कि हमने बहुत दबा के रखा था, हालांकि उनके पास 4 मंत्रालय थे और केशव प्रसाद मौर्य, जो भी मौर्य है, वो तो उप मुख्यमंत्री थे। चलिए, मैं ये तो बहुत सम्मान देने वाले ना, परिवार के बाहर तो ये किसी को ना मंत्री बनाते हैं, ना प्रदेश का या पार्टी का अध्यक्ष बनाएंगे। परंतु मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि बताइए, केशव प्रसाद जो आपके स्वामी प्रसाद मौर्य है, क्या उनको उप मुख्यमंत्री बनाने की बात आप कर दीजिए? हम तो नहीं ठीक से सम्मान दे पाए ना। चलिए, आप अधिकृत रूप से बताइए कि आप स्वामी प्रसाद मौर्य को बनाने वाले हैं उप मुख्यमंत्री, आप स्वामी प्रसाद मौर्य को बनाने वाले हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, बता दीजिए। आप लोगों के मन में तो बहुत सम्मान है ना। एक परिवार को छोड़कर, एक कुनबे को छोड़कर आपने कभी किसी को सत्ता में भागीदारी नहीं दी है। तो मैं आज आपको कहना चाहता हूं, अगर आप इतने ही कटिबद्ध है तो कर दीजिए ऐलान। आपके सामने इतना बड़ा मंच भी है, कीजिए ऐलान कि मौर्य समाज से हम किसी को बनाने वाले हैं उप मुख्यमंत्री और उनका नाम है स्वामी प्रसाद मौर्य। बता दीजिए अगर आप में हिम्मत है तो। और मुझे केम छो मत पूछिए, मैं तो हिंदी में ही जवाब दे दूंगा। पर हां, मैं आपसे यह जरूर कहूंगा कि आप मुझे बताइए कि जो 18 लोग आपकी पार्टी छोड़कर आए हैं, उन्होंने आपकी पार्टी के बारे में क्या क्या कहा है। तो उसको भी तो मानते हैं ना कि अखिलेश यादव की पार्टी सबसे ज्यादा भ्रष्ट है, वहां पर एक परिवार के अलावा किसी को जगह नहीं मिलती। क्योंकि अगर इसी प्रकार से माननी है बात, तो ये 18 लोगों ने भी यही बात कही है आपकी पार्टी के बारे में। अब मैं इसका जवाब ये देना चाहूंगा। फिर आलोक भाई आ रहा हूं। हाँ, मैं इसका जवाब ये देना चाहूंगा कि मौर्य जी ने अपना पद पाने के लिए नहीं वो किया है, सम्मान पाने के लिए किया है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे आप उप मुख्यमंत्री बनाइए। तो आप सम्मान दीजिए ना। आपको मैं दे रहा हूं, चुनौती दे रहा हूं, सम्मान तो दीजिए उनको। शहजाद भाई, अरे सम्मान तो दीजिए, बोलिए कि हमारे लिए इतने सम्मानित है, हम उनको अभी घोषणा कर देते हैं। मैंने अरे देखिए, समाजवादी पार्टी वादा करके ना मुखरे। मैंने टोका नहीं आपको, ऐसा खोखला वादा मत कीजिए। बोलने दीजिए किसी से भी शहजाद बोलने दीजिए। लारी साहब देखिए, सम्मान की बात उन्होंने की कि हमको स्टूल बना बैठाया जाए, जैसे उनको बैठाया जाता है केशव प्रसाद मौर्य जी को। उन्होंने अपने पूरे कुनबे की बात की थी। कुनबे का मतलब होता है, उन्होंने अपने पूरे पिछड़े अति पिछड़ों की बात की थी कि हमको उन सबको सम्मान दीजिए, हमको मनुस्मृति वाली जगह लागू ना, मनुस्मृति वाला कानून लागू ना करिएगा जैसे बीजेपी ने लागू कर रखा है। बट ना, चलो, हमारे वहां तो मनुस्मृति लागू नहीं है। दूसरा ये कह रहे हैं कि हम लोगों के वहां सब जो कुछ भी है सब यादव परिवार में है। प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल हैं, तो वो क्या उनके परिवार के हैं? इतने उसमें सदस्य हैं, इतने उसमें महासचिव हैं, प्रवक्ता हैं, मैं मौजूद हूँ। एक सवाल तो बनता है ना, एक कथित सांप्रदायिक दाग धुल जाते हैं। ये लोग तो कथित सांप्रदायिक लोग हैं ना आपकी नजर में। एक मिनट, ये लोग तो कथित सांप्रदायिक है ना, एक कम्युनल लोग हैं बीजेपी वाले, आप ही तो कहते हैं ना। अब ये जितनों को आप ले रहे हैं, सबके दाग धुल गए हैं। नहीं भाई, मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि ये गलती से चले गए थे। इनको था कि हो सकता है कि ये चेंज पार्टी में, जैसे कांग्रेस के भाई ने कहा कि पार्टी विद डिफरेंस, तो इनको वही डिफरेंस समझ में आ रहा था कि बहुत अच्छे हो गए होंगे, ऐसा हो गए होंगे। जब गए तो जाके इनको समझ में आया कि ये तो मनुस्मृति लागू कर रहे हैं। विचारों की समानता आपके साथ है इनकी, हमारे ही साथ इनकी विचारधारा मिल सकती है। इनकी विचारधारा उधर नहीं मिल सकती है। कैसे मिलेगी भाई? आप ही को मैं आप ही से एक वैचारिक समानता पर सवाल पूछूं तारिक अहमद भाई, एक वैचारिक समानता पर सवाल पूछूं। वैचारिक समानता, स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्रिपल तलाक पर, 3 तलाक पर क्या स्टेटमेंट दिया था? उन्होंने कहा था कि मुस्लिम मर्द जो है ना, सिर्फ अपनी हवस मिटाने के लिए बीवियां बदलते हैं। 3 तलाक का विरोध किया था। तो वो वैचारिक, आप भी ऐसा ही सोचते हैं कि सिर्फ हवस मिटाने के लिए मुस्लिम मर्द शादियां करते हैं, बीवियां बदलते हैं? उन्होंने 3 तलाक के कानून का विरोध किया था कि कानून का समर्थन किया था? 3 तलाक बिद्दत का विरोध किया था उन्होंने, और ये कहा था कि विरोधी हूँ। और आप ये मानते हैं कि ये ट्रिपल तलाक का इस्तेमाल मुस्लिम मर्द सिर्फ हवस मिटाने के लिए करते हैं, बीवियां बदलते हैं, ये कहा था उन्होंने। विरोधी हूँ, मैं भी उसका विरोधी हूँ, और मैंने बाकायदा इसका विरोध किया था कि 3 इंस्टेंट ट्रिपल तलाक के ऊपर कानून आके उसको बैंड करना चाहिए, और इस पे बाकायदा मुझे इस्लाम से खारिज किया गया है। धन्यवाद। नहीं, और तो मुस्लिम खारिज किया? देवबंद ने, नदवा ने, बरेली शरीफ ने, तीनों स्कूल ऑफ थॉट्स ने मुझको खारिज कर रखा है इस्लाम से
कि तुम जो हो कुरान के खिलाफ बोल रहे हो। अब मैं उनसे पूछता हूँ कि कुरान में कहाँ लिखा है इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, मुझको दिखा दीजिए, मैं मान लूंगा आपकी बात। नहीं, सौम्य प्रसाद मौर्य ने ये नहीं कहा था सर, उन्होंने कहा था कि मुस्लिम मर्द सिर्फ अपनी हवस मिटाने के लिए बीवियां बदलते हैं। आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? तारिक अहमद, उनकी पूरी बात जब मैं सुनूंगा तो उस पर टिप्पणी मैं आपको बता रहा हूँ ना, यही उनकी पूरी बात है। मैं विचारों की समानता, खैर चलिए ठीक बात है, सही बात है, आपकी बिल्कुल सही बात है। अब अच्छा शहजाद बोल लीजिए जल्दी से, फिर मैं आलोक भाई आपके पास आ रहा हूँ। हाँ बोल लीजिए शहजाद जल्दी से। नहीं ठीक बात है, उन्होंने बयान नहीं सुना भाई, अचानक से पूछो। मैं इतनी जरूर टिप्पणी करूंगा, मैं इतनी टिप्पणी करूंगा। तारिक अहमद को मैं दिखा दे, एक सेकंड, समाजवादी पार्टी को मैं बता देता हूँ। नहीं एक सेकंड, अमन जी ये स्टेटमेंट है हमारे स्वामी प्रसाद मौर्य जी का, ट्रिपल तलाक मिसयूज टू सेटिस्फाई लस्ट, मतलब वो ट्रिपल तलाक के खिलाफ थे और कानून के समर्थन में थे। ये उनका बयान हिंदुस्तान टाइम्स और बाकी अखबारों में छपा है। समाजवादी पार्टी ने आपने बता दिया, मैं पर्सनल लॉ बोर्ड वाला स्टैंड, कांग्रेस पार्टी वाला स्टैंड लिया था कि वो ट्रिपल तलाक के साथ है और कानून के खिलाफ है। अब मैं समाजवादी पार्टी के नेता से पूछना चाहता हूं अधिकृत रूप से, क्या आप माफी मांगेंगे समाजवादी पार्टी ने जो स्टैंड 3 तलाक को लिया था के बारे में लिया था, और मानेंगे कि हां जो स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि ये हवस मिटाने के लिए 3 तलाक था, हमने इसका समर्थन किया, ये गलत किया, अभी इनको कहना चाहिए? कहिए सर। ठीक है, देखिए एक तो पहली बात है, जब इन्होंने ये स्टैंड लिया, ये इनकी आपके साथ थे, ये उस समय की बात आप करिए। तब वो 80% सर एक मिनट सुन तो ली, मुझे नहीं मालूम 80% 20% क्या होता, मैं नहीं जानता हूँ। मुझे पहले 80 या 20 का डिफरेंस बता दिया, ये कहना क्या चाहते बता सकते हैं भाई, ये तो मुझे भी नहीं समझ। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, आज तक नहीं पता चला। सर एक सवाल तो क्लियर कर दूं, हाँ कंप्लीट कर लीजिए। मैं एक सवाल तो क्लियर कर दूं आपका। देखिए इन्होंने जब टिप्पणी की है जो शहजाद भाई कर रहे हैं, और मैं इनकी बात को 100% सच मानता हूं कि हाँ कहा होगा। अगर उन्होंने ये टिप्पणी की है तो वो उनकी टिप्पणी आपके टाइम पे थी। दूसरी, ये इनकी निजी टिप्पणी रही होगी, वो आप भी जानते होंगे। तीसरी बात, सर एक मिनट, तीसरी बात, हो सकता है कि इनके साथ जो क्या नाम है उस समय मुस्लिम मंच, राष्ट्र मुस्लिम मंच और वो सब के टाइप के मुसलमान रहे होंगे, तो उन लोगों को देखकर उन्होंने ये बयान दिया हो, तो वो इस तरह का कुछ कारगुजारनी करते रहे हो, तो वो जानते होंगे कि मुसलमान इस तरह की कारगुजारनी करता है। जो मुस्लिम राष्ट्र मंच में लोग मौजूद रहे हैं इस समय, वो लोग करते, तो उसी के हिसाब से उन्होंने टिप्पणी की होगी। शहजाद एक सेकंड सुनिए अमन जी, जो केवल मुसलमानों ने जिन्होंने इसको जायज ठहराया वो बर्क थे और एसटी हसन थे, जिन्होंने कहा कि हमें तो 4-4 शादियां करना चाहिए और शरिया कानून होना चाहिए। ये इस प्रकार के मुसलमान तो उनकी पार्टी में है, तो जाहिर सी बात है स्वामी प्रसाद मौर्य उन्हीं को देखकर बोल रहे हैं। परंतु मैं आज सिंपल सवाल पूछ रहा हूं कि जो बयान उन्होंने दिया है 3 तलाक को लेकर, क्या समाजवादी पार्टी इस 3 तलाक के स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के साथ है या विरोध करती है? सिंपल सी बात है भाई, हमने तो टाइम पे करते तो हम हमारे टाइम पे करते, स्टैंड लेने से स्वामी प्रसाद मौर्य वापस थोड़ी ना आ जाएंगे शहजाद, वो तो गए ना। स्वामी प्रसाद मौर्य चले गए, दारा सिंह चौहान चले गए, रोशनलाल वर्मा चले गए, भगवती प्रसाद चले गए, ब्रिजेश प्रजापति चले गए, विनय शाक्य चले गए। आलोक जी जैसे डिबेट में लग रहा है, आप खंबा नोच रहे हैं, ये जैसे डिबेट में बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी, यूपी चुनाव में भी तो ऐसा नहीं है कहीं, क्योंकि इन्हीं के एक दूसरे में आगे पीछे, यहाँ से वहां से यहाँ। अभी समाजवादी पार्टी वाले भी हैं जो बीजेपी में गए हैं, 2 नाम, और बीजेपी वाले समाजवादी पार्टी में, तो यही तो नहीं हो रहा कहीं ग्राउंड पर भी? सर आलोक भाई 2-3 चीजें हैं जी। बिल्कुल, डिबेट में तो पता नहीं क्या क्या होता है, और डिबेट तो क्या क्या होती है वो पूरा देश देख रहा है। लेकिन इतना जरूर है, कांग्रेस के बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी, बीजेपी का सूपड़ा साफ हो जाएगा। आप देखिए 3-3 मुख्यमंत्री उत्तराखंड में बदले, उसके बाद हेट स्पीचेस। आलोक भाई माफी चाहूंगा, स्वामी प्रसाद मौर्य जुड़ गए हैं, उनका कमेंट लेना बहुत जरूरी है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी आवाज आ रही है? बड़ी मुश्किल से आपके दर्शन हुए, अब आप नजर आ रहे हैं। स्वामी भाई आवाज आ रही है? स्वामी प्रसाद मौर्य जी आ रहे। कैसे हैं स्वामी जी? हेडलाइन में है, चर्चा में बने हुए हैं, कैसे हैं आप? हाँ ठीक है साहब, ठीक है, भीड़ में है। आज दारा सिंह चौहान ने भी इस्तीफा दे दिया। ये तो होना ही था, यद्यपि बड़े नेताओं की घेराबंदी बहुत लंबी चौड़ी हुई, लेकिन उसके बावजूद भी
अगर कोई भी राजनीति में लिया गया फैसला एक बार ले लिया जाता है तो संभवतः उसे पलटा नहीं जा सकता, और उसी का परिणाम है बारी बारी से कई विधायक और अभी अभी माननीय दारा सिंह चौहान जी ने भी अपना इस्तीफा श्री राज्यपाल जी को भेज दिया है जी। मैं उनके इस्तीफे का स्वागत करता हूं जी। और साथ ही साथ जिस तरीके से अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़े वर्गों के आरक्षण के साथ खिलवाड़ हुआ, अब बदला लेने का वक्त आ गया है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से मनमाने पूर्ण तरीके से दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों, छोटे लघु एवं मध्यम व्यापारियों के साथ गलत नीतियों के तहत उनका शोषण किया, उनको शिकार बनाया, उनके खिलाफ गलत नीतियां बनाई। आज अब मौका आ गया है, जब नए जनादेश का वक्त आया है तो इस सरकार को सबक सिखाने का भी मौका आया है। और साथ ही साथ ये निर्णय भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महंगा साबित होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार में रहते हुए मैंने कई बार राष्ट्रीय नेताओं को भी आगाह किया, माननीय मुख्यमंत्री के सामने भी आरक्षण विरोधी रवैये से अवगत कराया, लेकिन उसके बावजूद इनके कार्य क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं आया। नतीजा हुआ कि हमें इस्तीफे देने की नौबत आई। आज दारा सिंह चौहान जी ने इस्तीफा दे दिया, कई विधायकों का भी इस्तीफा आ गया है, कई का आने वाला है, और ये सिलसिला लगातार अब चलता रहेगा। कितनी लंबी लिस्ट है? स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, रोशनलाल वर्मा, भगवती प्रसाद, ब्रिजेश प्रजापति, कितने नाम है? नहीं, देखिए, चूंकि तमाम ऐसे भी विधायक हैं जिनसे मेरी नहीं वार्ता हुई है, लेकिन वो भी इस्तीफा देने की तैयारी में है। और इस समय मेरे इस्तीफे के बाद भारतीय जनता पार्टी अपने कुंभकर्णी नींद से उठी है, और साथ ही साथ सारे विधायकों और मंत्रियों की घेराबंदी करके उनको आश्वासन दे रही है कि आपका टिकट रहेगा, आप कहीं जाइएगा मत। घेरेबंदी करने में लगी है। जहां पहले इनको विधायक और मंत्रियों से मिलने और बात करने की फुर्सत नहीं होती थी, सालों साल बीत जाते थे, उसका टेलीफोन नहीं उठता था, आज वहीं पर आरती उतार रहे हैं, घेराबंदी कर रहे हैं, मान मनोवन कर रहे हैं। अगर समय रहते ये अपने कार्यक्षेत्र में परिवर्तन लाए होते, लोगों की सुने होते, तो शायद आज ये नौबत इनको नहीं देखनी पड़ती। अच्छा, आपको भी अगर टिकट का आश्वासन मिल जाता तो आप भी नहीं छोड़ते? आपका भी यही डर था कि आपका टिकट कटने वाला था? बात टिकट नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं। टिकट कटने और बटने से मेरा मामला नहीं है। मेरा मामला तो मैंने बता दिया। आपने देखा होगा किस तरीके से अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों के आरक्षण के साथ मजाक किया गया। अभी मैं बताऊं आपको, 69,000 शिक्षकों की भर्ती में 19,000 आरक्षित पदों पर सामान्य लोगों की भर्ती कर दिया। इसके अतिरिक्त जितने भी मेडिकल कॉलेज खुले अभी नए, सब में बिना विज्ञापन निकाले एक लाइन का प्रस्ताव लाया कि अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है। अरे जब विज्ञापन आपने निकाला नहीं, आवेदन पत्र मांगा नहीं, तो अभ्यर्थी उपलब्ध कैसे होंगे? अगर आपको टिकट मिल जाती तो अनदेखी नहीं होती ना, तो ये फिर ये आरोप आप नहीं लगाते, फिर सब बढ़िया होता। भाई, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं। मैं ये टिकट फिकट की बात नहीं, हमारे पास तो हम जितने लोग चाहेंगे उतने टिकट मिलेगा। पहले भी मिला, भारतीय जनता पार्टी में मिला, बहुजन समाज पार्टी में मिला, और जहां भी रहेंगे वहां मिलेगा। हमारे पास लाखों का जनाधार है। जो सरकार बना सकता है वो टिकट भी दिला सकता है, जो सरकार गिरा सकता है वो सरकार बना भी सकता है। इसलिए ये दुधमुहे बच्चे की तरह बात मत करें। और आप एक बड़े प्रतिष्ठित चैनल के पत्रकार हैं, इसलिए आपका सम्मान करते हुए मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं। बेटे का टिकट मांग रहे थे आप, वो नहीं मिला इसलिए आप नाराज हो गए, ये भी लोग आरोप लगा रहे हैं। ये आरोप है स्वामी जी, मैं बस सवाल पूछ रहा हूं। आप कोई प्रमाण पत्र देंगे हमें? आप हमें कोई प्रमाण पत्र देंगे? अभी चुनाव शुरू हुआ, टिकट कैसे मांगना शुरू कर देंगे? आप बेतुकी बात करके आप भाजपा की भाषा मत बोलिए। आपको अपना
अपनी बात रखिए और आप अपना बात हमारी अपनी बात का अच्छा जवाब ठीक है, सुनिए। अच्छा ठीक है। तो जब ये टिकट मांगने का वक्त आया तो मैंने इस्तीफा दे दिया। टिकट क्यों मांगूंगा? जो टिकट मांगना होता तो मैं इस्तीफा क्यों देता? और इस्तीफा देने के वक्त के टिकट मांगने के वक्त के पहले मैंने इस्तीफा दिया। नहीं, सही बात है, जब सही पहले बात। इस्तीफा दिया तो टिकट मांगने कहाँ बिल्कुल, प्रश्न उठता स्वामी है? जी। और जो टिकट मांगने का आरोप लगाता है उससे महा झूठा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। बिल्कुल स्वामी जी, सत्ता सुख की समय विधि आपकी समाप्त हुई 4 साल 7 महीने, अचानक से आपको जागृति प्राप्त हुई कि दलितों और पिछड़ों की अनदेखी हो रही है। ये कब से आपको लगा सर कि अनदेखी हो रही है? स्वामी जी, कब से लगा आपको कि अनदेखी हो रही है सरकार में? मानवर जी, राजनीतिक फैसले एक दिन नहीं होते हैं जी। हर 5 साल में जनाधार नया मिलता है। हम बहुजन समाज पार्टी छोड़ के आए थे और हमारे साथ लाखों का हजूम भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुआ था। आप ये जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी में था, बहुजन समाज पार्टी नंबर 1 पार्टी थी, भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर थी, 14 साल वनवास झेल चुकी थी। मेरे आने के बाद 14 साल का वनवास कटा, पूर्ण बहुमत की सरकार आई और जिन लोगों ने सरकार बनाया उन्हीं के आरक्षण को अजगर की तरह निकलना शुरू कर दिया। समय समय में विरोध किया तो अनसुनी कर दी गई और जब आप उसका जवाब मिल रहा तो इनको चुटकी लग रही है, पीड़ा हो रही है। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जो दलित और पिछड़ा इस सरकार बनाना जानता है वो सरकार बिगाड़ना भी जानता है। इनकी उपेक्षा कब से हो रही जो थी लोग स्वामी बहुत जी? घमंड में हैं स्वामी जी, उपेक्षा कि कब हम से हो बड़े रही तीस थी? मार का- जब आप ये सरकार में उपेक्षा थे जब तब होती या थी- चुनाव की तारीखों के आप ऐलान के सुन बाद लीजिए। उपेक्षा शुरू हुई? आप पहले सुन लीजिए। जी, जी, जी। अगर मैं मंत्री होता तो अभी भी आपके चैनल पर जवाब नहीं देता, मैं कैबिनेट में जवाब देता। आप जब तक मैं मंत्री था कैबिनेट में रखता रहा, राष्ट्रीय नेताओं के सामने रखता रहा। उस समय उचित प्लेटफॉर्म आप नहीं थे, उचित प्लेटफॉर्म कैबिनेट था और हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व था। अब मैं मंत्री नहीं हूँ, इसलिए उचित प्लेटफॉर्म अब आप हैं और प्रदेश की जनता स्वामी जी। है। हम आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश की जनता को कहना चाहते हैं जी। कि आज जब नया जनादेश लेने की बारी आई तो स्वाभाविक रूप से उचित अवसर पर ही राजनीतिक फैसले लिए जाते हैं और आज मैं अपना राजनीतिक फैसला सुना चुका हूं और अंतिम फैसला 14 जनवरी को बस एक सुनाऊंगा। आखिरी सवाल है, एक आखिरी सवाल स्वामी जी, बस एक आखिरी सवाल। दलितों पिछड़ों की उपेक्षा कब से हो रही थी? बस ये बता दीजिए ना, कब से हो रही थी? 1 साल, 1.5 साल, 6 महीने, 4 महीने, कब से हो रही थी? क्योंकि फैसला अब लिया आपने। अब आपको देखना चाहिए, सरकारी संस्थानों को एक एक करके निजी क्षेत्रों में दिया जा रहा है। अच्छा, आप ये नहीं जानते थे आरक्षण मारा जा रहा है। जिन सरकारी संस्थानों में आरक्षण के माध्यम से अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों को नौकरी मिलती है वो सरकारी संस्थान ही वेद दिए जा रहे हैं। कहाँ नौकरी करेंगे? ऊसर में, जंगल में। इसलिए आपको हकीकत समझनी चाहिए और जब दलितों पिछड़ों की बात की जाती है तो मालूम नहीं लोगों के पेट में पीड़ा कैसे होने लगता है। वो बात को घुमाने की कोशिश करते हैं, तोड़ने की कोशिश करते हैं। और साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं दलित और पिछड़ा जग गया है। तो आप दलित पिछड़ा विरोधी सरकार में इतने समय तक मंत्री कैसे रहे? मूर्ख नहीं भाई, बनाया ये जा सकता। सरकार तो दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, स्वामी जी कैसे रहे इस सरकार में इतने समय तक मंत्री? या चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद ही ये विरोध? इसलिए जी आपको याद होगा माननीय मोदी जी ने रोना रोया था कि मुझको नीच इसलिए कहा गया कि मैं पिछड़ा हूं। मैंने सोचा कि जब इतना बड़ा नेता पिछड़े होने की दुहाई दे रहा है, सामूहिक मंचों से दे रहा है, तो स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी का चरित्र बदला होगा। चेहरा बदलने के साथ साथ चरित्र बदल गया होगा। और साथ ही साथ जब मोदी जी जैसे बड़े नेता पिछड़े की दुहाई देकर के सार्वजनिक रूप से अपना रोना रो रहे हैं तो पिछड़ों का दर्द भी नेता के सीने में होगा। लेकिन मैंने देखा ये सब का एजेंडा एक है, चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, सारे मंत्री के हाथ पैर बंधे हैं। ये कब लगा आपको? आरएसएस के एहसास कब हुआ? एजेंडे चलाए जाते हैं और साथ ही साथ बार बार जब मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों के सामने बात रखने के बावजूद भी कोई रास्ता नहीं निकला, सुनते थे और आंख मूंद करके बैठ जाते थे, तो स्वाभाविक रूप से बात लगा कि इनके भी हाथ पैर कहीं से बांधे गए हैं और इसीलिए सुन करके भी बात को अनसुनी कर रहे हैं। ये आपको कब लगा, कब एहसास हुआ? स्वामी जी ये समझा दीजिए, कब हुआ? चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद एहसास हुआ या उससे पहले हुआ था?
ये एहसास कब हुआ कि यहाँ अनदेखी हो रही है, हर उपेक्षा हो रही फैसला है? उचित अवसर पर लिया जाता है, राजनीतिक फैसला उचित अवसर पर लिया जाता है और किसी से पूछ के नहीं लिया जा सकता। और आगे अगर पूछने की आवश्यकता होगी तो मैं आपसे बात आप करूंगा। ऐसी सरकार का हिस्सा कैसे थे इतने समय तक जो दलित विरोधी और पिछड़ा विरोधी है? स्वामी जी, बस एक आखिरी सवाल, आप ऐसी सरकार का हिस्सा कैसे थे? मैंने इस्तीफे में जिक्र किया है। हाँ, मेरे पास मैंने है वो। अपने इस्तीफे में जिक्र किया है, विपरीत विचारधारा विपरीत परिस्थितियों में भी मंत्री के रूप में बड़े मनोयोग से मैंने अपने मंत्रिमंडलीय सामूहिक दायित्व का निर्वहन किया। हाँ। इस भाषा से आप समझ जाएंगे कि मेरी पीड़ा क्या थी। और बेटे का टिकट नहीं मांग रहे थे आप? बेटे का टिकट नहीं मांग रहे थे? ओके, स्वामी, चलिए, स्वामी प्रसाद मौर्य को आप सुन रहे थे, वो कह रहे, शहजाद आपने भी सुना, वो घुटन जो लारी साहब कह रहे, मेरे ख्याल से वो सही साबित हुआ। वो घुटन महसूस कर रहे थे इतने समय से सरकार के अंदर, इतना परेशान थे, और फिर आखिर में उनको लगा कि अब जो है सही समय आ गया है, वो घुटन महसूस कर रहे थे। और मोदी जी रोना रो रहे थे, पता नहीं वो सब भी बोला उन्होंने। शहजाद, नहीं, देखिए, वो तो अभी अखिलेश यादव जी ने जो उनको बताया होगा वो शायद बोल भी रहे होंगे मोदी जी के विषय में। हालांकि मोदी जी देश के प्रथम ओबीसी प्रधानमंत्री जिन्होंने अपना टेन्योर कंप्लीट किया, पर ये उनका अधिकार है। परंतु मैं सिर्फ इतना सवाल पूछना चाहता हूं कि इतने वर्ष वो बीएसपी में रहे और अब 5 साल भाजपा में रहे, और एक चीज उन्होंने जम के की, वो तो समाजवादी पार्टी का विरोध, दलित विरोधी कहा, परिवारवादी पार्टी कहा, उनके तमाम बयान है मेरे पास, पिछड़ा विरोधी कहा। तो आज वो मानते हैं कि इतने वर्षों की उनकी राजनीति समाजवादी को लेकर गलत थी, या समाजवादी मानती है कि जो भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने उनके बारे में विश्लेषण किया था वो अभी तक सही था? ये जवाब तो समाजवादी पार्टी दे हमें। और जो उन्होंने आरोप लगाए उस पर आप इंट्रोस्पेक्शन करेंगे? आरोप हवा हवाई है, क्योंकि 2 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया, दोनों के आरोप एक जैसे हैं। दलितों, पिछड़ों, किसानों की उपेक्षा, और वहां पर भी दलितों, पिछड़ों, किसानों की उपेक्षा। ये 2 इस्तीफे हैं मेरे पास शहजाद भाई, दोनों के आरोप बिल्कुल हुए। जी, मैं तो आपसे ये कहूंगा अमन जी कि जाने वाले जो भी आएंगे वो सभी के आरोप यही होंगे, क्योंकि स्क्रिप्ट हो सकता है एक ही जगह से लिखी जा रही हो, परंतु मुझे लगता है कि अगर ये आरोपों में दम होता तो इससे पहले सरकार जाने से पहले बहुत पहले बोले होते, परंतु नहीं बोला। तो उसमें आपको भी पता है इन आरोपों में कितना दम है। परंतु लाहिरी जी को बता दीजिएगा, वो हंस रहे, मुस्कुरा रहे हैं, कितने बड़े दिल को पत्थर दिल पर रख के मुस्कुरा रहे हैं, मुझे भी पता है। आज उनका दिन है भाई, आज हंसने का दिन है, जी जी बिल्कुल, उनका दिन है। कल भी था। 2 दिन में 2 इस्तीफे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।